गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम होम साइंस के प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर 10th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है बालकों एवं माताओं में होने वाले संक्रमित रोग। संक्रमित का मतलब अगर देखा जाए तो वे रोग जो किसी न किसी संक्रमण के कारण फैलते हैं या किसी जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस के संपर्क में आने पर जो एक दूसरे से फैल जाते हैं या कोई रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से भी दूसरे व्यक्ति को ये रोग हो सकते हैं। इसलिए इन रोगों को संक्रमित रोग कहा गया है। जैसे विभिन्न रोगाणु जब कई बार शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब रोगाणु का मतलब होता है कि रोग उत्पन्न करने वाले कारक। रोगाणु जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो वे हमारे शरीर के विशेष अंगों में पहुंचकर उनको उस रोग विशेष से ग्रस्त कर देते हैं, यानी कि रोगग्रस्त कर देते हैं, जिससे कि रोगाणु और रक्त में जो एंटीबॉडीज़ हैं और श्वेत कणिकाएँ हैं उनके बीच में देखा जाए तो युद्ध चलता है। क्योंकि ये जो रोगाणु हैं रक्त में पहुंचकर रक्त के अंदर जो श्वेत रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं उनके साथ में आक्रमण करते हैं और कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि श्वेत रक्त कणिका उनको नष्ट करके बाहर निकाल देती हैं। तब तो किसी व्यक्ति को कोई भी रोग होने की संभावना नहीं रहती है। लेकिन कई बार ऐसी अवस्था भी उत्पन्न हो जाती है जब श्वेत रक्त कणिकाओं की जो आक्रमण हुआ है श्वेत रक्त कणिकाओं पर, उसमें रोगाणुओं की संख्या या तादाद अधिक होने की स्थिति में श्वेत रक्त कणिकाएँ उनको नष्ट नहीं कर पाती हैं या उनको बाहर नहीं निकाल पाती हैं। तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति रोग से ग्रस्त हो जाता है और उसमें विभिन्न रोगों के लक्षण भी दिखाई देते हैं। अब अगर देखा जाए तो रोग होने के क्या कारण हैं, किन कारणों से फैलता है, तो सबसे पहला है कि जल, भोजन और पेय पदार्थ। जल, भोजन, पेय पदार्थ। अब कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हम जो पानी पी रहे हैं या जो भोजन कर रहे हैं या कोई भी जो हम पेय पदार्थ, जो पीने योग्य पदार्थ हम लेते हैं, चाहे जूस है, सूप है, ये सभी, अगर इनकी स्वच्छता का भी पूरा ध्यान ना रखे, यानी कि जब दूषित जल पी लिया जाए या बिना ढका हुआ जल या भोजन कर लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में जो रोगाणु हैं या बैक्टीरिया है वो उस भोजन या जल के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और एक जो व्यक्ति है वो विभिन्न रोगों से ग्रसित हो जाता है। जैसे कि जल और भोजन की वजह से फैलने वाले जो रोग है उसमें हैज़ा है, टाइफाइड है, इस तरह के रोग जो है देखे जा सकते हैं। दूसरा जो आता है रोग है वो वायरस या वायरस जनित रोग या वायुवाहित रोग भी कह सकते हैं। वायरस या वायुजनित रोग। तो ये जो कारण है इसका मतलब ये है कि कुछ वायरस या जो बैक्टीरिया है वो हवा के माध्यम से एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पे पहुंच जाते हैं। क्योंकि इसका कारण ये होता है कि जब कुछ लोग खांसी करते हैं, हवा में, खुली हवा में खांसी की गई या मल त्याग, शौच त्याग वगैरह किया गया, मल मूत्र का त्याग यहीं कहीं पे भी कैसे भी कर दिया जाता है खुले में, या फिर नालियाँ खुली वगैरह रह जाती है, तो उसमें उत्पन्न होने वाले जो जीवाणु हैं या बैक्टीरिया है वो हवा के संपर्क में आने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और विभिन्न रोगों को फैलाने में सक्षम रहते हैं। जिसमें अगर देखा जाए तो चेचक है, काली खांसी है, क्षय रोग है, पोलियो है, ये सभी रोग देखे जा सकते हैं। फिर आता है कीट व जीव जंतु के कारण। कीट या जीव जंतु के कारण होने वाला जो फैलते हैं उसके कारण। तो अगर देखा जाए कि जो सूक्ष्म कीट है या जीव जंतु हैं, जैसे कोई मक्खी है, मच्छर है, जब ये किसी रोगी व्यक्ति को काटते हैं और उस रोगी व्यक्ति को काटने की वजह से वहाँ से जब निकल जाते हैं और उस रोगी व्यक्ति के शरीर से जब वो कोई खून वगैरह है उस मच्छर या मक्खी के माध्यम से दूसरे किसी स्वस्थ व्यक्ति के काटने पर उसके शरीर पर छोड़ दिया जाता है, तो उसकी वजह से भी ये रोग होने की संभावना वगैरह ज़्यादा होती है। जिसमें कई बार मलेरिया है, फाइलेरिया है आदि रोग देखे जा सकते हैं। फिर तीसरा आता है प्रत्यक्ष संपर्क में आने पर। प्रत्यक्ष संपर्क में आने का मतलब ये रहता है कि जब कोई स्वस्थ व्यक्ति किसी रोगी व्यक्ति के सीधे संपर्क में आता है,
अब इसमें देखा जाए, जब कोई व्यक्ति खांस रहा है, छींक रहा है, तब उसके द्वारा या फिर रोगी व्यक्ति से कई बार हाथ वगैरह मिलाने पर उसकी वजह से भी कुछ रोग जो है उसके सीधे संपर्क में आने से भी हो सकता है, जिसमें अगर देखा जाए तो जल संक्रांत है, गुप्त या यौन रोग है, ट्रैकोमा है, टिटनस वगैरह है, या स्कैबीज नामक जो रोग हैं वो रोग भी इसकी वजह से होते हैं। फिर आता है कृमि। कृमि अगर देखे जाए तो कृमि कुछ जैसे इनको जैसे सूत्र भी कहा जा सकते हैं। ये जो होते हैं कई बार जैसे कि बच्चों के वगैरह जैसे आमाशय में, आंतों में पाए जाते हैं, जो कि बच्चों में संक्रमण उत्पन्न कर सकते हैं, जिसमें गोल कृमि, डोरे के कृमि या अंकुश कृमि है या ग्यूनिया कृमि है। ये जो कृमि है वो आंतों में पहुंचकर आंतों को संक्रमित कर देते हैं और घाव उत्पन्न कर देते हैं, जिसकी वजह से एक व्यक्ति विशेष में अगर देखें तो वहाँ पर रोग हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार अपच वगैरह है, अल्सर वगैरह की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। फिर आता है अगला प्रोटोजोआ के द्वारा फैलने वाले रोग। प्रोटोजोआ, एमीबियासिस या एंड अमीबा, हिस्टोलिटिका, प्लेज्रिमोडियम या वाइवेक्सिस जो है, ये आदि जो हैं इसके कारण फैल सकते हैं, क्योंकि प्रोटोजोआ भी है जो भी रोग फैलाने का एक वाहक कहा जा सकता है, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से रोगों को फैला सकता है। तो उसके बाद आता है कि हमने अभी तक पढ़ा कि रोग किन कारणों से फैलता है और किस तरीके से फैलता है, उनको फैलाने वाले कारक क्या रहते हैं। तो जिसमें सबसे पहला था जल, भोजन और पेय पदार्थ। दूसरा है वायरस या वायुजनित रोग, कीट एवं जीव जंतुओं के फैलने वाला प्रत्यक्ष संपर्क में आने पर। और फिर रह जाता है पांचवा कृमि रोग, और लास्ट होता है प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाला रोग। अब हम पढ़ेंगे कि रोग के लक्षण जो हैं और उपचार हैं वो भिन्न होते हैं, लेकिन जो रोग है उसको किस तरीके से जान लेना चाहिए कि किस तरीके से हमको रोग हुआ है, वो कैसे दिखाई देगा, उसके क्या लक्षण रहेंगे, किस वजह से उसको रोग कहा गया है। तो उसमें अगर देखिए तो सबसे पहला आता है संक्रमण। सबसे पहला रह गया संक्रमण। संक्रमण जब कोई स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कोई रोग का रोगाणु है या उसका प्रवेश हो जाता है और वे रोगाणु शरीर में पहुंचने के बाद में अपनी संख्या में अगर देखें तो वृद्धि करने लगते हैं, यानी कि गुणन क्रिया करते हैं। और गुणन क्रिया का मतलब होता है कि वो जो अपनी संख्या है, अपनी जो तादाद है, उस संख्या को दुगना कर देते हैं और वो उस वंश वृद्धि के माध्यम से जिस अंग में पहुँचे हैं उस अंग को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं और व्यक्ति में रोग उत्पन्न कर देते हैं, जिससे अगर उस व्यक्ति में देखे जाए तो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं या संकेत उत्पन्न होते हैं, जो उसका जिसकी वजह से अगर देखें तो उस व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है धीरे धीरे गिरने लगता है और व्यक्ति जो है रोग से ग्रसित दिखाई देता है, इसलिए उसको संक्रमण कहा जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो कि संक्रमण की चपेट में आ चुका है और दूसरे व्यक्ति को भी रोग फैलाने में सक्षम है, तो उसको संक्रमण फैलाने वाला व्यक्ति भी कह सकते हैं, या संक्रामक रोग भी उस व्यक्ति में जो पाया जा रहा है उसको कहा जा सकता है। फिर आता है दूसरा संक्रमण कारक। संक्रमण कारक वे कारक जो संक्रमण को फैलाने का कार्य करते हैं या फिर रोग को फैलाने का जो कार्य करते हैं उसमें संक्रमण कारक कहा जाता है, जिसमें देखा जाए तो जीवाणु है, विषाणु है, बैक्टीरिया है, फफूंद हैं, जैसे कि जीवाणु, विषाणु, फफूंद, बैक्टीरिया, ये सभी जो है कारक वो रोगों को फैलाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ कीट है, प्रोटोजोआ है, ये भी रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने का कार्य भी करते हैं। फिर आता है संचारी रोग, तीसरा जो है
संचारी रोग अगर देखें तो जब संक्रामक रोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति को होता है और उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो रोग होने के लक्षण भी हो सकते हैं या फैलाया जा सकता है, तो उसको कहा जाता है संचारी रोग। अगर देखा जाए तो जब किसी व्यक्ति को जुकाम है, खांसी कर रहा है, अब उसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में जब दूसरा व्यक्ति आ जाता है, यानी कि कोई खांसते समय किसी के मुंह पे या किसी के पास में छींक लेता है, खांस लेता है, तो जो बैक्टीरिया उस रोगी व्यक्ति के मुंह से निकले हैं या उसके खांसने वगैरह के माध्यम से जो स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आया है, तो उस व्यक्ति को भी जुकाम होने के या जो सर्दी वगैरह का या जो जुकाम का जो लक्षण है वो देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो हैज़ा है, टाइफाइड है, पेचिस है, आदि रोग भी जो है वो जल है, भोजन है, दूध है और इनके कारण भी फैल सकता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, रोगी व्यक्ति उसको बना रहा है या जिस व्यक्ति को ये रोग है वो अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को खाना वगैरह बना के भी परोसता है तो उसमें के कारण भी फैलने के कारण हो सकते हैं। उसके अलावा क्षय रोग, न्यूमोनिया, डिप्थीरिया आदि जो है वो वायुवाहित रोग होते हैं जो कि वायु के संपर्क में आने से फैलते हैं। यानी कि इनके जो बैक्टीरिया या जो वायरस है वो जब वायु का आवागमन होता है तो उस वायु के संपर्क में आकर एक व्यक्ति विशेष के शरीर तक पहुंच जाते हैं और उसके श्वसन के अंदर जब श्वसन के माध्यम से उसके शरीर में पहुंचते हैं तो श्वसन जनित जो रोग हैं वो उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा जैसे मलेरिया है, फाइलेरिया है, प्लेग है, कीट है, तो ये जो रोग है कुछ कीटों वगैरह के काटने की वजह से या व्यक्ति विशेष के संपर्क में आने पर या यौन संपर्क वगैरह बनाने की वजह से भी फैल सकते हैं, जिसको रोग, जो व्यक्ति रोगग्रस्त है वो दूसरे व्यक्ति को भी रोगग्रस्त कर सकता है ऐसी स्थिति में। इसलिए ये जो रोग होते हैं थोड़ा जानलेवा भी रहते हैं और खतरे की स्थिति में भी लाते हैं, जिसमें अगर कोई रोगी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति किसी स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसमें ये संक्रमण वगैरह जो है उत्पन्न कर देता है, जैसे कि एड्स वगैरह है, सिफिलिस है, गुप्त रोग है आदि। फिर आता है अगला उद्भव काल। उद्भव काल में शरीर में रोगाणु के प्रवेश करने के कारण अब जब बाद में जब रोग के लक्षण दिखाई देंगे तब तक कहा जाता है कि जब उसका समय है वो उद्भव काल कहा जाता है, जब रोग के लक्षण दिखते हैं, या उसको उद्भव अवधि भी कहा जा सकता है, यानी कि रोग के लक्षण दिखना। क्योंकि कई ऐसा नहीं होता है कि कोई सूक्ष्म बैक्टीरिया या जीव या जो हमारे शरीर में पहुंच गए तो तुरंत रोग को उत्पन्न कर देंगे। वो हमारे शरीर में पहुंचने के 24 घंटे के अंदर अगर उनकी कई बार संख्या दुगनी हो जाती है 24 से 48 घंटे में, और फिर वो उस रोग विशेष को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं और उस अंग को प्रभावित करते हैं, और उसकी वजह से अगर देखा जाए तो धीरे धीरे हमारे शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। अब जो लक्षण हमारे शरीर में दिखेगा उसी समय को कहा जाएगा कि उद्भव काल, यानी कि रोग उत्पन्न हो चुका है। फिर आता है संक्रमण काल। संक्रमण काल जो होता है रोग मुक्ति के पूर्व या फिर बाद में भी रोगी जो व्यक्ति है वो संक्रामक रोगों को फैलाने में सहायक रहता है या संक्रामक बना रहता है, क्योंकि अभी भी उसमें कुछ ऐसी स्थिति है कि वो दूसरे व्यक्ति को रोगों से ग्रसित कर सकता है, इसलिए इस अवस्था को संक्रमण काल कहा गया है। फिर अगला अगर देखें तो आता है महामारी। महामारी जो है जब संक्रामक रोग शीघ्र एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या एक निश्चित समय में बहुत अधिक व्यक्तियों में लगातार फैल जाता है या एक समय में बहुत बड़े पैमाने को ग्रसित कर देता है जब कोई रोग, तो उस रोग को महामारी कहा जाता है, क्योंकि वो जो है लगातार एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलती हैं और उसके कारण कई बार एक साथ में असंख्य लोग जो है उस रोग की चपेट में आ जाते हैं, इसलिए ऐसे रोगों को महामारी कहा जाता है। अब अगर देखा जाए तो हाल ही में इसका जो ताज़ा उदाहरण है वो है कोरोना। अब कोरोना हमने देखा था कि जब कोई रोगी व्यक्ति के विशेष के संपर्क में कोई दूसरा स्वस्थ व्यक्ति आता है तो उसमें भी रोग के लक्षण वगैरह दिखाई देते हैं। तो ये क्या होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैला, और ये जो रोग है लंबी, अगर हमने अभी पढ़ा है, हमने अभी सुना भी है, लेटेस्ट जो हुआ है
कि जो लगातार एक ही बीमारी कुछ समय में बहुत से लोगों को ग्रसित कर गई और वही लोग जब दूसरे लोगों के संपर्क में आए तो असंख्य लोग इस रोग से ग्रसित हुए, कई लोगों की मौत भी हो गई। तो कुछ लोगों में लक्षण काफ़ी लंबे समय तक दिखाई भी दिए। अब जब तक वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो जाता है और स्वस्थ होने के भी 15 से 20 दिन तक अगर देखा जाए वो किसी और व्यक्ति के संपर्क में आता है तो रोग फैलाने का कारक भी बन सकता है। इसलिए जो ये रोग हैं वो लंबे समय, एक ही कुछ समय में बहुत लंबे लोगों को, लंबे पैमाने पर अगर किसी रोगों को फैलाते हैं या रोग व्यक्तियों में रोग को फैलाकर उनको ग्रसित कर देते हैं तो ऐसे रोगों को कहा जाता है महामारी। फिर आता है विश्वमारी। जब संक्रामक रोग एक निश्चित समय में काफ़ी महामारी की तरह संपूर्ण विश्व में फैल जाता है। अब अगर देखा जाए जो कोरोना है वो विश्व में भी फैल चुका है, काफ़ी देशों को संक्रमित किया है उसने। तो ये भी एक तरीके से अगर देखा जाए जो कोरोना रोग है वो भी विश्वमारी के रूप में जाना जा सकता है। उसके बाद आता है रोग वाहक। रोग वाहक का मतलब होता है रोग फैलाने वाले कारक या रोग जिनके माध्यम से फैलता है। अब ये रोगाणु जब संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचता है तो उसको रोग को प्रसारित कर देता है और वे माध्यम जो होते हैं वो रोग वाहक होते हैं। यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगाणु वगैरह का पहुंच जाना, बैक्टीरिया का पहुंच जाना रोग वाहक है। उसके बाद आता है संक्रामक संवाहक। संक्रामक संवाहक देखें तो ऐसे व्यक्ति जो स्वयं रोग मुक्त हो जाते हैं या उनमें रोग के कोई लक्षण ना दिखाई दे कुछ समय बाद, परंतु फिर भी वो रोग के जीवाणु उनके शरीर में अभी भी पाए जा रहे हैं और वो रोग प्रसारित कर सकते हैं और करते भी हैं। तो ऐसे संक्रामक जो है वो संवाहक कहलाते हैं। यानी कि वो व्यक्ति जो बीमारी से ग्रस्त था और ठीक हो चुका है लेकिन कुछ समय के लिए अभी भी उसके शरीर में वो जीवाणु या बैक्टीरिया उपस्थित रहते हैं जो कि दूसरे व्यक्ति में उस रोग से ग्रसित करने के लिए अभी भी देखा जाए तो हो सकते हैं या कर सकते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को देखा जाए तो रोग संवाहक कहा जाता है। फिर आते हैं हम पढ़ेंगे अगला कि संक्रमण के क्या वाहक हैं। संक्रमण के माध्यम, संक्रमण के माध्यम में अगर देखा जाए तो सबसे पहला अगर आता है मानवीय स्रोत। यानी कि सबसे पहला है मानवीय स्रोत। यानी कि मानव के कारण फैलने वाले जो रोग हैं या फिर मानवीय हस्तक्षेप के कारण या मानव के कुछ ऐसे लक्षण या ऐसे ही कार्य करने की स्थिति कहे या ऐसी उनकी आदतें कहे जिसकी वजह से ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच सकते हैं। अब इसमें अगर सबसे पहला देखा जाए तो वो आता है श्वसन के द्वारा। नाक, मुंह है, गला है, फेफड़े द्वारा या खांसने, छींकने पर, थूकने पर, बोलने पर आदि से या फिर जुखाम की स्थिति में, खांसी की स्थिति में, क्षय रोग की स्थिति में, खसरा है, निमोनिया है आदि जो ऐसे रोग हैं उन रोगों के कारण जो रोगाणु हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकते हैं। फिर दूसरा इसमें आता है आंतों के द्वारा और मूत्र मार्ग द्वारा। मूत्र द्वारा। अब क्या होता है कि कुछ जो व्यक्ति है वो क्या करते हैं, खुले में शौच कर देते हैं वगैरह है या किसी भी स्थान पे मूत्र का निष्कासन वगैरह हो जाता है तो उसकी वजह से भी उस निष्कासित मल के द्वारा कुछ रोगाणु जो होते हैं उस व्यक्ति विशेष से दूसरे व्यक्ति में या हवा के माध्यम से भी लोगों तक फैल जाते हैं और उस रोगों से ग्रसित कर सकते हैं। उसके अलावा जो कृमि है उनका जो निवास स्थान अगर देखा जाए तो व्यक्ति की आंतों के अंदर होता है और ज़्यादातर मनुष्य की जो छोटी आंत हैं अथवा बड़ी आंत हैं
उनमें ये कृमि पाए जाते हैं और यही में कृमि में प्रजनन क्रिया के द्वारा अंडे देते हैं और अंडे देकर ये अपनी संख्याओं में और अधिक वृद्धि कर लेते हैं या बढ़ जाते हैं। अब जब रोगी व्यक्ति के मल का निष्कासन होता है तो उसकी वजह से ये रोग विशेष उत्पन्न करते हैं, जिसमें हैज़ा है, टाइफाइड है, पैचिस है, पोलियो है आदि जो रोग हैं रोगाणु के कारण होने वाले हैं, जो कि एक मल मूत्र के निष्कासन के द्वारा व्यक्ति स्थान विशेष के संपर्क में आने पर व्यक्तियों में भी फैले जा सकते हैं। फिर आता है तीसरा, त्वचा द्वारा। त्वचा द्वारा देखें तो फोड़े, फुंसी होने पर, चोट लगने पर, खरोच आने पर आदि के कारण भी रोग फैलते हैं, जिसमें चेचक है, छोटी माता है, उसके अलावा शीतला है, खसरा है आदि जो रोग है वो त्वचा के संपर्क में आने पर फैलते हैं। या फिर कई बार जंग लगी जब लोहे की वस्तु या सुई से जब कोई खरोच आ जाती है, चुभ जाती है, या फिर चलते फिरते किसी समय किसी लोहे की वस्तु के संपर्क में आने पर, ठोकर लगने पर किसी लोहे की वस्तु से चोट लग जाती है तो भी उसके कारण टेटनस रोग वगैरह हो सकता है। फिर अगला आता है इसमें लार द्वारा। लार के द्वारा रोग से ग्रसित अगर कोई व्यक्ति है, लार द्वारा कुकर खांसी वगैरह जो है, जब कुछ लोगों को बहुत तेज खांसी रहती है, जिसमें खांसने पर कुकर की सीटी के समान आवाज़ आती है, खरखर की आवाज़ तेज आती है, तो उसके माध्यम से भी और जल संत्रांश के माध्यम से भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये रोग देखा जा सकता है। उसके बाद आता है यौन संपर्क के द्वारा। जब कोई व्यक्ति किसी यौन रोग से ग्रसित है और दूसरा व्यक्ति जब उस व्यक्ति के संपर्क में आता है तो ऐसी स्थिति में भी या यौन संबंध बनाने की वजह से भी वे जो हानिकारक जानलेवा जो रोग है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से हो सकते हैं और रोगों को फैलाने का कारक भी बनते हैं और उसकी वजह से जो व्यक्ति विशेष है उसकी मृत्यु वगैरह भी हो सकती है। जिसमें जो रोग देखे जाए तो उसमें सबसे पहले आता है सिफिलिस है, गोनेरिया है, एड्स रोग वगैरह जो है वो हो सकते हैं। और अगर ऐसी कोई महिला है जो एड्स रोग इन रोगों से ग्रसित है और वो अगर गर्भ धारण करती हैं तो ये रोग एक महिला से गर्भस्थ शिशु में आने की भी संभावना रहती है। फिर अगला जो आता है वो है रक्त के द्वारा। रक्त के द्वारा कई बार ऐसा होता है कि जब रोगी व्यक्ति के द्वारा रोग जो है वो रक्त हस्तांतरण के माध्यम से, यानी कि जब रक्त डोनेट किया जाता है तो उसके माध्यम से भी एक स्वस्थ व्यक्ति को जब वो रक्त चढ़ाया जाता है तो उसमें भी ये रोग होने की संभावना रहती है या उस रोग के जो कुछ रोगाणु वगैरह जो है उस रक्त के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं और उस व्यक्ति विशेष को भी उस रोग से ग्रसित कर देते हैं। और उसमें अगर देखा जाए तो जो रोग फैलने वाले हैं उसमें सबसे पहला आता है एड्स है, गोनेरिया है, सिफिलिस है। उसके अलावा जैसे मलेरिया, पीत ज्वर वगैरह जो हैं, डेंगू है, फाइलेरिया है आदि रोग जो है एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं। तो ये जो कारक हैं अगर देखा जाए तो वो एक व्यक्ति विशेष में जो है रोग फैलाने का कारण करते हैं या रोगों को फैलाते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा वो है रोगों को संक्रमण के माध्यम, यानी कि जो रोग फैलते हैं वो किन माध्यमों से फैलते हैं। तो उसमें सबसे पहला माध्यम था आज हमने जो पढ़ा वो है मानवीय स्रोत, यानी कि मानवीय कारकों के कारण, यानी कि मानव के द्वारा जिन कारणों से ये रोग फैलते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा श्वसन के द्वारा, दूसरा हमने पढ़ा आंतों और मूत्र के द्वारा, फिर तीसरा जो पढ़ा वो है त्वचा के द्वारा, फोर्थ था लार के द्वारा और फिफ्थ है संपर्क के द्वारा यानी कि यौन संपर्क बनाने पर, और लास्ट है सेक्स जो है रक्त के द्वारा। यानी कि ये सभी जो कारक हैं वो मानवीय कारक हैं और यानी कि मानवीय हस्तक्षेप या मानवीय आदतों के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये रोग जो है आसानी से फैलते हैं और जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ये रोग फैलाने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो अभी तक हमने पढ़ा मानवीय स्रोतों से किस प्रकार से रोग फैलते हैं। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।